जी मंजरी शुरू कीजिए। रूबरू रूबरू रूबरू। त्रिवेणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम स्वागत करते हैं नई दिल्ली से मंजरी पुरवार जी का इस त्रिवेणी के फेसबुक लाइव कवरेज द्वारा। मंजरी गुप्ता जी, मंजरी गुप्ता पुरवार, आप जो हैं दूरसंचार महिला केंद्रीय संगठन की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, ये कहते हुए कि बसंत में अवध के आम्रकुंज आम्र मंजरी की मधुमत सुगंध से महक रहे हैं और त्रिवेणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के फेसबुक पटल पर अवध की मंजरी जी के सत्कर्मों एवं टैलेंट की खुशबू आज फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा पूरे विश्व में प्रसारित हो रही है। तो त्रिवेणी के पटल पर स्वागत करते हैं मंजरी गुप्ता पुरवार जी का रूबरू कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू ऋतुप्रिया जी, त्रिवेणी के इस पटल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आज बहुत हृदय से आपकी आभारी हूँ। इतनी गुणी लेडीज के बीच में मैं आज यहाँ पर अपनी कुछ बात कहने आई हूँ। इसके लिए मुझे ऋतुप्रिया जी, इंदु जी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने का एक और मौका मिल रहा है। पहले तो मैंने आपसे बात करी थी और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। न जाने कितनी ऐसी औरतें जो घर में रहती हैं उनको आप बाहर निकालेंगी, उनको मतलब दुनिया के सामने लेकर आएंगी। थैंक यू सो मच ऋतुप्रिया जी। बहुत बहुत स्वागत है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम बहुत ही गौरवान्वित हैं वुमन ऑफ सब्सटेंस मंजरी जी से रूबरू कार्यक्रम में। मंजरी जी एक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कवियत्री हैं, ब्लॉगर हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं और जाने क्या क्या उनकी हम तारीफ करें। तो आपको बहुत बहुत इस पटल पर हम पाकर गौरवान्वित हैं। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरा महिला वीक चल रहा है, ये 1 से 7 मार्च और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो उसके बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि 1910 में क्लारा ज़ेटकिन ने ये परिकल्पना की थी और महिलाओं के एक लेबर मूवमेंट से यह प्रारंभ हुआ और 1911 में ऑस्ट्रिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ड्रेस कोड भी है ग्रीन, पर्पल एंड व्हाइट, जो मुझे कल ही मंजरी जी ने बताया था। तो पर्पल स्टैंड्स फॉर जस्टिस एंड डिग्निटी, द ग्रीन कलर इज होप एंड व्हाइट इज प्योरिटी। और 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है चूज टू चैलेंज, एक अद्भुत थीम है क्योंकि 2020 और 21 का जो वर्ष बीता है पूरे विश्व में कोविड महामारी से जूझ रहे हैं और महिलाओं की इसमें बड़ी ही महती भूमिका रही है, जिन्होंने घर पर रहकर, हॉस्पिटल्स में रहकर, कोरोना वॉरियर्स के रूप में रहकर पूरे विश्व में अद्भुत काम किए हैं। और साथ ही ये चैलेंज जो हम लोगों को मिला है कोरोना टाइम में, तो हम डिजिटली पूरे विश्व की महिलाओं द्वारा, त्रिवेणी संगठन द्वारा हम आपस में कनेक्टेड हो गए हैं और एक दूसरे में जो गुण हैं उनको बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं, एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो मैं हमारी अवध की रहने वाली है ना, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मंजरी जी से कि आप अपने विषय में थोड़ा हमको बताएंगी। पहले तो मैं अपनी सभी विमेन फ्रेंड्स, अपनी सारी भारतवर्ष की सभी नारियों के लिए एक छोटी सी एक कविता मेरी है, मैं वो सुनाना चाहूंगी, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। ख्वाहिशों के बाजार में कब से खड़ी हूं मैं,
ख्वाहिशों के बाजार में कब से खड़ी हूं मैं, राह नहीं सूझती कुछ और जाऊं मैं। चाहतों की फेरहिस्त सज सी गई अब, कौन जाने कैसे पूरी होंगी अब। उफ, वाह। चाहतों में शामिल है कल तक तो दौलतें, आज किस्मत चाहिए अब चाहत है हुस्न की, कुछ नादानियां भी हैं। ऐसी ही लाख ख्वाहिशों से जूझते मर न जाऊंगी मैं, बस यही दुआ मांगती हूँ, सब्र की ख्वाहिश जो हो जाएगी पूरी, सुख से जी जाऊंगी मैं। तो बहुत मेरी सुंदर। सभी नारी दोस्तों को, सबको बहुत बहुत समर्पित है ये कविता, क्योंकि पूरी जिंदगी शायद हम लोग सब्र की तलाश में और सब्र से ही अपने घरों को चलाती हैं। पहले एक घर में बेटी के रूप में पैदा होती हैं, फिर उस बेटी को पढ़ा लिखा कर उनके माँ बाप जो हैं इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं और दूसरे घर को संभालने के लिए तैयार हो जाएं। फिर वो दूसरे घर जाती हैं, उन माँ बाप के साथ फिर एक रिश्ता जोड़ती हैं, उसके बाद फिर जी। वहां के घर में वहां पे अपना एक बीज रोपण करती हैं, एक और फैमिली आगे बढ़ती है, एक परिवार आगे बनता है, फिर उनको वो जो है पढ़ा लिखा के आगे बनाती हैं। तो आज हम उस उन्हीं सभी महिलाओं को, अपनी सारी महिलाओं को जिन्होंने इतना कुछ किया, उनको सब कुछ समर्पित करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी महिलाएं जो ये घर में रहकर इतना करती हैं, उनको सामने आए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं लखनऊ जैसे ट्रेडिशनल जो बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच था, ऐसी सिटी जी। में पैदा हुई। जो माँ-बाप थे हैं, वो पढ़े लिखे खूब थे, तो उन्होंने चाहा कि मैं अपनी बेटी को भी खूब पढ़ाऊँ। एक न्यूक्लियर फैमिली में मेरा पालन-पोषण हुआ और बचपन से कहा गया कि पढ़ाई ही शायद तुम्हारी धन-दौलत है। जितना पढ़ोगी उतना आगे बढ़ोगी। हाँ, शायद हम लोग सबके लिए भी यही ज़रूरी है। हमको शिक्षा वो देते गए। मैंने अपनी शिक्षा एक कॉन्वेंट स्कूल से शुरू करी और 10th तक कंटिन्यूअसली मैं कॉन्वेंट स्कूल में 13 स्कूलों में पढ़ते हुए आगे बढ़ी। तो आप समझ सकते हैं कितनी सारे कल्चर के साथ मैं जुड़ी होंगी, क्योंकि ट्रांसफर वाले जॉब में थे मेरे पिताजी। तो हम लोग ट्रांसफर होते रहते थे हर 1 डेढ़ 2 साल पर। तो वहाँ पे फिर नई जगह हम लोग जाते थे, नया बसेरा होता था, नए लोग मिलते थे, नया स्कूल होता था। कई बार तो ऐसी जगह हम लोग गए जहाँ पे स्कूल में नीचे बैठकर पढ़ाई होती थी, दरी बिछी होती थी, क्योंकि सरकारी स्कूल मिलते थे, नहीं थे वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल। तो जी। बीच में जी। ऐसा भी 1-2 दौर आए, मगर उसमें कितना कुछ सीखने को मिला। शायद जो अपनापन है वो मैंने वहाँ से सीखा है। सब क्या बात। बराबर हैं, सब अपने हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो एक पकड़ के खड़े हो जाओ। कॉम्पिटिशन वहाँ पे कम होता है। वहाँ पे अगर आप दौड़ रहे हैं, आप गिर जाए तो शायद जो आगे जा रहा है वो भी आपको पकड़ के खड़ा कर देता है। बहुत तो बढ़िया। ये सीख शायद मुझे वहाँ से उन लोगों ज़्यादा अच्छी मिली। और किस तरीके से हम अपने से जो कम सक्षम हैं, उनके साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए, उन लोगों के साथ मैंने सीखा। क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में उनकी में कुंठाएँ होती हैं, पर अगर आप उनके साथ मिल के रहोगे तो वो अपनी कुंठाएँ नहीं, वो अपनी कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं आपको। तो ख़ैर मेरी एजुकेशन जो था मेरा इसी तरह चलता रहा। कभी छोटे स्कूल, कभी बड़े स्कूल, फिर कॉन्वेंट। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से मुझे याद आया कि वहाँ पे एक डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि डिसिप्लिन में हम लोग जब रहते हैं तो हम लोग सीख जाते हैं कि इस तरह से ये काम करना चाहिए। तो अगर होमवर्क नहीं करा है तो हमको पनिशमेंट मिलेगा। शायद आजकल पब्लिक स्कूल में थोड़ा-सा लीनिएंट हो गए हैं। कहा जाता है बच्चों को नहीं मारो, ये ख़ैर बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, उस टाइम थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो उससे मैंने डिसिप्लिन सीखा, टाइम से काम करना सीखा। और वहाँ पे एक मॉरल साइंस की हमारी क्लास हुआ करती थी। हाँ अब जी। हाँ शायद जी। नहीं होती स्कूल्स में, तो हम लोग मॉरल साइंस पढ़ते थे कि झूठ मत बोलो, ये काम करो, गरीबों को पूछो। वो सब चीज़ें दिमाग में बैठती गईं और मेरी एजुकेशन बहुत रिच होती गई। आज मैं उसी एजुकेशन, उसी क्रिश्चियन एजुकेशन के बदौलत अपने को बहुत धनी पाती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं करीब 8th या 9th में पहुँची तो एक गरीबों को देख के बहुत वो होता था, तो मैं थोड़ा-सा दिल पिघल जाता था, तो मैं क छोटी-सी कविता लिखने लगी। इसमें मेरे पिताजी का हाथ है। उन्होंने मुझे आगे कहा कि तुम लिखो, तुम लिखोगी तो तुमको जो है अपने को व्यक्त करना आ जाएगा। तो मैं उसी टाइम से लिखने लगी और डायरी भी लिखने लगी। हाँ, मुझे याद है कि वो जो डायरियाँ पढ़ती हूँ तो थोड़ी हँसी भी आती है, क्योंकि कई बार ये भी लिखती थी कि आज मम्मी से गुस्सा हो गई, आज उन्होंने मुझे ये नहीं दिया, आज मुझे खेलने जाने नहीं दिया। पर शायद अपनी कुंठा लिखने के बाद या अपने गुस्से को लिखने के बाद मैं थोड़ा शांत हो जाती थी।
तो मैं अभी भी कहूंगी कि बच्चे अगर कभी कुछ लिखना चाहें, कुछ अपने को व्यक्त करना चाहें, इंस्टेड ऑफ आप मोबाइल की तरफ जाने के आप लिख सकते हैं, बिकॉज डायरी राइटिंग इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। तो हम वो सब कर सकते हैं। खैर मेरी ऐसे ही करती रही, फिर लिखने की वहीं से मेरी शायद शुरुआत हुई थी। और छोटा मोटा स्केच मैं बना लेती थी, क्योंकि साइंस साइड से मैं पढ़ी हूँ, तो हम लोग को डायग्राम बनाया जाता था। मेरा आर्ट से उतना ही नाता था जितना हम डायग्राम बना सकते थे, वो भी 10th तक। बायोलॉजी तब ली थी, उसके बाद मैं मैथ्स से मैंने 12th पास किया इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में, और फिर बीएससी करा मैंने अपने आईटी कॉलेज से, लखनऊ से, जो अवध की शान है, ईसाबेला थोबन कॉलेज, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि भाई वहाँ की मैं अलुमनाई हूँ। खैर वहाँ से पास करके उसके बाद मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में लिया, जहाँ पे मैंने कहा बहुत हो गया, अब तो साइंस साइड, अब तो मुझे कुछ ऐसी चीज पढ़नी है जो मुझे लोगों के करीब लाए, क्योंकि हर समय हम न्यूटन के लॉ पढ़ रहे थे या फिर हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है और एल्जेब्रा है, उसी में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई थी, गुणा भाग में। तो उस गुणा भाग में मैं सोसाइटी के साथ वो जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रही थी। मैं आई एम नॉट सेइंग कि बाकियों को भी ये करना चाहिए, बट आई वाज नॉट देयर। तो मुझे लगा कि मैं अगर अब लिखूंगी, कुछ मुझे लिटरेचर आएगा, कुछ लैंग्वेज आएगी, तो शायद बेटर होगा। तो मैंने एक अच्छा सब्जेक्ट चूज किया जो हमारे थोड़े बायोलॉजी से भी रिलेटेड था, वो था एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में काफी कुछ बायोलॉजी है, और अगर आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, ये हमारे सोशियोलॉजी, मतलब जो इवोल्यूशन है उस टाइम का, वो पढ़ाता है कि उस टाइम ट्राइब्स में क्या, कैसे जो है हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ट्राइब्स जो है आगे जाकर आग जलाना सीखा, कैसे उनका कल्चर इवॉल्व हुआ। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी से डॉक्टर गोपाल सरन, अभी भी मैं उनका नाम लेती हूँ तो बहुत गर्व होता है, और ही इज नो मोर, पर वो बहुत वर्ल्ड रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, थे। जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने बहुत मुझे प्रमोट किया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि अगर मैरिज पढ़ाई जा रही है तो क्या मैरिज ही लिखना है, बिकॉज मैं तो पाई स्क्वायर और सबसे ऊपर ही नहीं आ पा रही थी। खैर मेरी दोस्तों ने, मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, और किसी तरह से मैं लिखना सीख गई, और बहुत प्रोत्साहित किया। फिर मैंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी से एमए किया। शायद सोशल एंथ्रोपोलॉजी से एमए करने के बाद के टाइम मुझे समझ आया, जब हम लोग एक दो बार ट्राइब में गए, वहां पे लोधा ट्राइब में हम गए थे, वहां पे जाके हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। क्योंकि हम समझते हैं कि हम तो मतलब शायद हम बहुत पीछे हैं यूएस वगैरह से, वहां के कल्चर से, पर जब वहां पे आप जाओ तो आपको पता लगेगा कि कितना वो पिछड़े हुए हैं, कितनी गरीबी है उनके पास। मैं छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों से कहा जाता था कि वहाँ पे आप हमारा किनशिप टॉपिक था, तो आप उनको पता करना है कि किस तरह फैमिली में रिलेशंस होते हैं, किस तरह से वो एड्रेस करते हैं। तो हम लोग एक फैमिली के साथ अटैच हो गए, उनके दिन भर उनको बैठ के हम देखा करते थे। तो बहुत कम वो लोग कपड़े पहनते थे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी होती है, सेकेंडली उनके यहाँ है भी नहीं कल्चर, बिकॉज ट्राइबल थे। तो हम लोग मेरे ग्रुप में कुछ एक ही लड़का था, बाकी हम सब लड़कियां थे, तो हम लोग उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। पहले दिन वो आराम से उसने क्लिक कराई, बिकॉज शी वाज वेयरिंग ओनली ड्रेप्ड ओनली साड़ी, तो आराम से। फिर नेक्स्ट डे भी आराम से करी। थर्ड डे पता नहीं उसको क्या हुआ कि सडनली शी वेंट इनसाइड, आई सॉ माय फेलो मेल स्टूडेंट की वो ही वाज लुकिंग एट, मतलब वो तो नॉर्मल देख रहा था, पर उनको अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि एक फॉरेन हम लोग फॉरेनर थे उनके लिए। तब उनको समझ में आने लगा कि शायद ये लोग इतने ड्रेस्ड हैं, हम मिनिमली ड्रेस्ड हैं, तो हम उनसे थोड़े से वो अलग हैं। उन्होंने फिर छुप गए वो लोग। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग किसी के कल्चर को इंक्लूड करते हैं तो उनपे एक इम्पैक्ट पड़ता है। वही मुझे समझ आने लगा। आज तुम 2 दिन में डाल कहाँ रहे की हैं। कहानी बता रही हैं आप? कहाँ का ये है ये? मिदनापुर लोधा ट्राइब है, मिदनापुर की, कैलकाटा। अच्छा, ओके, जी वेस्ट हाँ। बंगाल। तो वहां पे हम लोग एक आश्रम है, उसमें जाकर हम लोग रुके थे, और वहां पे हम लोग 8 किलोमीटर रोज चलकर जाते थे रेलवे ट्रैक पर, वहां पे ट्राइब के अंदर, बिकॉज वहां डायरेक्टली वहां नहीं जाया जा सकता था, देयर वाज नो रोड, कोई पगडंडियां थी पतली पतली, और फिर 8 किलोमीटर चल कर आते थे। होल डे वी यूज्ड टू स्पेंड ओवर देयर, और वहां पे देखते थे कि किस तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं, और मतलब एक बहुत बड़ी सीख मिली। और उन सबको, उनके चेहरे पे फिर धीमे धीमे हमारे दोस्त बन गए। वो 1 महीना रहे थे हम लोग, और जब हम लोग चलने लगे तो उनकी भी आंखों में आंसू थे और हमारी भी आंखों में आंसू थे। तो क्या एक बात है। बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी से मैंने सीखा, तो कहीं ना कहीं मेरे सोशल फिलॉन्थ्रोपी या सोशल वर्क का जो बीज है उसी टाइम पड़ गया था। धीमे धीमे हर चीज का एक बीज पड़ता रहा।
जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी से एमए कर लिया, उसके बाद सोचा कि अब इसको मैं या तो सिविल सर्विसेज दे सकती हूँ या फिर आप जो है कुछ और किसी भी और फील्ड में जा सकते हैं। कुछ मेरी फ्रेंड्स एनजीओ ज्वाइन कर लिया। मुझे एक एडमिनिस्ट्रेशन का शौक था, तो मैंने एमबीए में मेरा एडमिशन हुआ, मैंने एमबीए किया। एमबीए चूंकि मुझे लिखने का शौक था, तो एक एडवर्टाइजिंग में आप लिखते हैं, जो कि कोटेशंस लिखते हैं, जिससे आपने देखी होंगी कितनी सारी ऐसी चीज होती है जो वन लाइन आपको इम्प्रेस कर जाती है। तो वन लाइनर्स, हाँ, वन लाइनर्स होते हैं आपके इतने अच्छे, हमारे फेविकोल का ही जो वो एड है, तो इतना इंटरेस्टिंग लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट मेरा लिखना भी काम आएगा और मेरी क्रिएटिविटी भी शायद वहां पे दिख जाएगी। मैंने वहां ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस मेरी मैरिज फिक्स हो गई। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब जब शादी होने के बाद आते हैं तो हम लोग के पेरेंट्स कहते हैं कि अडेप्ट योर इन लॉज, अडेप्ट योर ससुराल, वहां पे जाके उसमें घुल जाओ, ऐसे घुल जाओ कि पता ही ना लगे कि कोई दूसरा रंग है। तो बस वो सीख को मैंने दिमाग में रखा और अपने हस्बैंड, अपने इन लॉज सबके साथ मैं जुड़ गई। और जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जुड़ती गई, उन्होंने भी बहुत साथ दिया और मैं उनके साथ जुड़ गई। मगर मैं जॉब नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी दायरे उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम लोग उतना या तो घर संभाल लेंगे, या हस्बैंड या तो थोड़ा कम बिजी हो, न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स आ नहीं सकते, इन लॉज आ नहीं सकते, तो हमको खुद संभालना था। तो मैंने जॉब नहीं किया, पर हमारे घर में इतनी फ्रीडम दी गई थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग, तो मैं घर में रह के जो भी कर सकती थी वो करती रही। मैंने बीच बीच में बहुत सारे क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स करे। इसी तरह करके मेरे 2 बच्चे हुए। उन बच्चों को पढ़ाने में शायद मेरा साइंस काम आया, मेरी एजुकेशन काम आई, और करते करते 10 साल निकल गए। जब 10 साल निकले, मगर इस बीच में एक बहुत अच्छा हुआ, मैं एक पॉज देना चाहूंगी। इसी बीच में एक अच्छा ये हुआ कि हमारा जो ये TWC है, टेलीकॉम वुमेन्स सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, उसने मुझे अपने से जोड़ लिया। तो क्या बात है। आप इस चीज की इम्पोर्टेंस शायद हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, हम सोचते हैं कि वहां पे जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, वहां जाएंगे तो अपने बॉसेस से, बिकॉज आप तो जूनियर होते हो तब इनिशियली, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। नहीं, आप उनसे कितना सीखते हो, कितना आपको प्यार देते हैं, कितना अपनेपन के साथ। जैसे आप जब जाते हो ना, रैगिंग होती है, जब किसी कॉलेज में ज्वाइन करते हो ना, तो रैगिंग होती है, वो आपको रैगिंग में अपना भी बना लेते हैं और आपको सिखा भी जाते हैं। वही क्या हमारे बात साथ हुआ। है। हम लोग को मिनट्स लिखना सिखाया। लखनऊ में थी मिसेज श्रीवास्तव, थी UN श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे मिनट्स लिखना सिखाया। मिसेज राव थी, उन्होंने मेरे हस्बैंड की बॉस थी, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया ट्रेजरर बनो। तो मैं बैलेंस शीट उतना वहां नहीं सीख पाई अपने MBA की पढ़ाई में, जितना मैं यहाँ सीख गई थी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज हाँ जी, प्रैक्टिकल नॉलेज थी। तो शायद हमारा इंटर्नशिप यहाँ पर हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे सीखना शुरू करा और मैं जुड़ती गई। कभी वहां पे फेट होते थे, आपस में बहुत सारी बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, क्योंकि आपको लगता है आप सही, दूसरे को, पर उन सबको कैसे बड़े लोग सुलझाते हैं वो भी मैंने देखा। शायद उसकी बदौलत आज मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, माय सीनियर्स डूइंग ऑल दिस, और बहुत एफिशिएंटली वो करती थी, दूसरा भी खुश हो जाता था, हम भी खुश हो जाते थे। तो ऐसे ही करते करते मैं दिल्ली पहुंच गई 2004 में। 2004 में जब हम दिल्ली पहुंचे, तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत फैली हुई थी। खैर, मुझे फिर से कहा गया कि अगर तुम्हें ज्वाइन करने का मन हो तो ज्वाइन कर लो, और हमने ज्वाइन कर लिया। बच्चे छोटे थे, उसको ध्यान रखते हुए उन लोगों ने मुझे बहुत फ्रीडम दी और मैं काम करती गई। मैंने कंपेयरिंग स्टार्ट करी। मुझे बहुत क्योंकि प्रोग्राम्स यहाँ पे काफी होते हैं, एक तीज यहाँ का बहुत फेमस प्रोग्राम है, तो हाँ तीज जी, पे हम देखा लोग है डांस है, कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत, आपको तो रितु जी आपने तो कितने कराए हैं, मैं जानती हूँ कि आप सबसे बहुत वाकिफ हैं। तो उन प्रोग्राम्स को मुझे कराने का मौका मिला और मैंने कंपेयरिंग करी। मेरी एक नई मुझे अपनी एक नई वो दिखी। नया मैं उस टैलेंट मंच पता चला। हाँ जी, मैं उस मंजरी को नहीं पहचानती थी जो स्टेज पे माइक पर पकड़ कर और 2-3 घंटे ऐसी निकाल देती थी और लोग अप्रिशिएट भी करते थे। बहुत अप्रिसिएशन मिला, शायद यही मोटिवेशन होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आई वाज परफेक्ट और आई वाज गुड, बट हाँ, वो एक मोटिवेशन होता है। उस मोटिवेशन के सहारे मैं कंपेयरिंग करती रही। मेरा वो वाला टाइम निकल गया जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए।
जब बच्चे बड़े हो गए तब तक मेरी एक और यहाँ पे फ्रेंड आई दिल्ली, उसका पोस्टिंग हुई, उसने बोला मंजरी आई कुडंट डू माय मास्टर्स, तो तुम मेरे साथ मास्टर्स करोगी? तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा चलो ढूंढते हैं क्या सब्जेक्ट में मास्टर्स करते हैं जो हमारे साइंस बैकग्राउंड से कुछ रिलेटेड हो, थोड़ा सोसाइटी से भी हो। तो फिर हम लोगों ने ढूंढा तो हमको MSc डायटेटिक्स मिला, जो मैंने इग्नू से करा, बिकॉज हम कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम ही कर सकते थे। तो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस वाला इग्नू से करा, जिसके क्लासेस हुआ करते थे वीकेंड पे, हमने वो ज्वाइन करे। बट आई टेल यू कि जो मैंने सारी पढ़ाई अपनी सारी जिंदगी वो 13-14 साल पहले नहीं करी, उससे कहीं ज्यादा मैंने इन 2-3 सालों में अपनी दोस्तों के साथ MSc डायटेटिक्स किया। इतना तो शायद मैंने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि हमारे शायद डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम हो गए थे या फिर हमारा इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया था। तो हम जो इस प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को एक हम सब शब्द के रूप में जानते थे, आज हम उसको पहचानने लगे। जी। तो बच्चों को जो हम एक पिरामिड सिखाते थे, फूड पिरामिड, आज वो हम खुद अप्लाई करने लगे और उसमें मुझे मजा आने लगा। एक बहुत बड़ा रीजन था शायद क्योंकि मुझे पहले खाना बनाना नहीं आता था। हम सभी लोग जो है बहुत नहीं बनाते जब शादी के पहले, तो था भी नहीं उतना मुझे शौक। खैर जब शादी के बाद कहा गया कि भाई खाना बनाओ, तो हमने भाई यहाँ पे तो अभी नहीं हम सर्वेंट के हाथ का खाते, हम लोग घर में हम लोग प्याज भी कम खाते हैं। खाना बनाना सीखा, तुमको 6 महीने दिए जाते हैं, तुम खाना बनाना सीखो। उसके बाद हमने कहा उसके बाद कोई नहीं, उसके बाद फिर खाना ही पड़ेगा जो तुम बनाओगी। खैर हम लोगों ने, मैंने खाना बनाना सीखा पूरी शिद्दत से और खाना बनाना सीख गई। शायद वो जो मेरा किचन की जो आर्ट थी वो मेरी इस डायटेटिक्स में काम आई, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये पता था कि जीरा डालना है, हल्दी को यूज करना है, कब हमको किस तरीके से खाना बनाना है, इतना मुझे आता था, है ना। एक चीज और कहूंगी कि जब कई बार हम लोग कुछ चीजों को अपनी इंडियन कुकिंग को थोड़ा सा अंडरग्रेड कर देते हैं। मैंने बहुत कुछ अपनी मदर इन लॉ से सीखा। मेरी सास जब हरी सब्जी बनाती थी तो कढ़ाई में चलाते हुए बोलती थी, बेटा 5 मिनट तक चलाना, उसके बाद तुम इसको बंद करना। तो हम लोगों ने पूछा क्यों, तब उन्होंने बोला इसका रंग खराब हो जाता है। अच्छा, उन्होंने साइंस का कोई फैक्ट नहीं बताया, पर जब हम लोगों ने डायटेटिक्स में पढ़ा तो उन्होंने बताया हाँ उसमें ऑक्सलेट्स होते हैं, तो वो जो आपको अगर बंद कर दोगे तो एसिडिटी से वो उसको ग्रीन को बदरंग कर देंगे, पालक आपकी हरी से थोड़ी डल हो जाती है। तो पता नहीं, वो सीख तो मैं तब गई थी पर इसका कारण अब मुझे पता लगा असली। तो इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी, उन्होंने कहा नमक बाद में डाला करो। पहली चीज कि वो रिड्यूस हो जाती है सब्जी, और दूसरी चीज कि अगर हम पहले डाल देते हैं तो आयोडीन उसका वो इवेपोरेट हो जाता है। तो उन्होंने साइंस नहीं बताई, उन्होंने तरीका बताया, हमने उसमें साइंस अप्लाई करके उसको यूटिलाइज कर लिया। तो आप जो बता रही हैं, मैं ये बोलना चाहूंगी मंजरी जी कि आपका पूरी जीवन यात्रा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है और बहुत कुछ आपसे मैं स्वयं भी रिलेट हो पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। फादर भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पोस्टेड रहे, तो जगह जगह कभी सरकारी स्कूल तो कभी कॉन्वेंट्स, कभी GGIC, सब जगह पढ़े। हाँ जी, फिर IT कॉलेज से मैंने भी BSc किया। तो ऐसा लग रहा है कि आप और हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं। इट्स अच्छा लवली फीलिंग एक्चुअली। और आपने जो ये बात बताई कि एक तो आप इतनी हाईली क्वालिफाइड हैं और शादी के बाद भी आपने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया, MSc किया आपने उसमें, उसके पहले आपने एंथ्रोपोलॉजी में MA किया था एंड MBA भी किया हुआ है। तो देखिए ऐसा है, एजुकेशन कभी भी खाली नहीं जाती या बेकार नहीं जाती, क्योंकि मेरे हिसाब से हर घर, एक देश का एक सबसे छोटा यूनिट एक घर है, और घर की जो गृहिणी है उसको सुचारू रूप से चलाए और अपने परिवार को एक अच्छे स्वरूप में और बहुत प्यार से आगे बढ़ाए, बच्चों को शिक्षा दे और देश को प्रेम के रूप में, ये भी एक बहुत बड़ा हर गृहिणी का कर्तव्य है। तो कहीं हमको उस गृहिणी को जो हाईली क्वालिफाइड है, जिसने कभी शायद खाना ना बनाया हो अपने मायके में, सडनली शादी हो गई होगी और आपने खाना बनाना शुरू किया, सबको आत्मसात किया, 2 परिवारों को मिलाया और सबके साथ आप आगे बढ़ी, अपने करियर को एक साइड में किया आपने। आपको बहुत अच्छे जॉब्स ऑफर हुए होंगे, करे भी आपने, परंतु आपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी। दूसरी बात ये भी कि पति देव चूंकि सेंट्रल सर्विसेज में हम लोग के रहे, तो पूरे भारत में भ्रमण होता रहा, तो हम लोगों ने कई तरह का कल्चर भी आत्मसात किया, है ना, और बहुत कुछ सीखने को मिला।
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जो एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने दूर संचार महिला कल्याण संगठन और केंद्रीय संगठन के द्वारा हम सेवा कर रहे हैं। ईश्वर सबको मौका नहीं देता, ऐसा ईश्वर प्रदत्त मौका जो है वो मिला है कि हम सेवा कर पा रहे हैं समाज की, महिलाओं की। और यही इस महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला वीक जो चल रहा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी बात आपने कही है। और मैं आपकी सफेद साड़ी देख रही हूँ जो पीस को और प्योरिटी को डिनोट कर रही है। पर्पल कलर डिग्निटी और जस्टिस को भी सिग्निफाई कर रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी जीवन यात्रा, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में बताया। इट इज रियली ब्यूटीफुल। और आप जिस मुकाम पे पहुंची हैं, अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने त्याग से पहुंची हैं। पूरे परिवार को बांध के आप जो पहुंची हैं, आज भारत की दूरसंचार परिवार की मुखिया और साथ में आप महिला संगठन की मुखिया हैं। और मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे TWCO, टेलीकॉम वुमेन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, और टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इस दोनों की आप हेड हैं पूरे भारत में। तो इसके विषय में थोड़ा हमको बताइए। जैसे कि मैं भी इस डिपार्टमेंट में रही हूँ और बहुत सेवा का मौका मिला महाराष्ट्र और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। तो मैंने ये जानकारी हम लोगों को लगी कि ये संगठन जो है शायद भारत का सबसे बड़ा महिलाओं का कल्याण संगठन है कॉर्पोरेट सेक्टर का। और अद्भुत योजनाएं हो रही है, मेरे ख्याल हर प्रदेश में इसकी शाखाएं हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, दूरसंचार संगठन के बारे में? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ। और मैं जानती हूँ कि TWCO की रीच उसी तरीके से जैसे भारत संचार निगम की है, और MTNL जैसे दिल्ली और बॉम्बे में है, और बाकी सारे में भारत संचार निगम है। जहां जहां तक वो पहुंचा है वहां पर हमारा टेलीकॉम वुमेन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक रीजन ये है क्योंकि जहां पर भी ऑफिसर्स पोस्टेड हैं या फिर हमारा BSNL का टेलीकॉम का स्टाफ है, वहां पर हम लोगों ने इस संस्था को स्थापित करने की कोशिश करी है जिससे कि वो रिप्रेजेंट कर पाए उस जगह को, और कहीं ना कहीं जुड़कर कोई ना कोई योगदान सोसाइटी को दे पाए। क्योंकि देखिए, हमारे बेटर हाफ्स हैं, जो हमारी हस्बैंड्स हैं या जो लेडीज यहाँ ऑफिसर्स हैं, वो तो ऑफिस के लिए बहुत कुछ कर पा रही हैं, पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग या तो जो लेडीज उनकी वाइफ्स हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर सोसाइटी में कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम आई, लाइक केरल में, साउथ में कई बार बाढ़ आई थी, तो यहाँ पर पूरी इंडिया में हर जगह से उनके लिए एड गया था। हमारी जो TWCO है वो टेलीकॉम वुमेन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो दिल्ली का। हम लोग मैं TWCO की प्रेसिडेंट हूँ, मगर हमारे अंडर में टेलीकॉम वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, वो जो हमारे हर स्टेट में है। ठीक है, जो हमारे सारे SSS में है, वो उनके हेड जो है वहां की CGMs की वाइफ्स होती हैं। वो वहां पे उनकी अपनी एक यूनिट होती है। अब उनके अंडर में बहुत सारी वो लेडीज होती हैं जो उनको असिस्ट करती हैं, और वहां पे वो बहुत सारे चैरिटी के काम करती हैं, फिलॉन्थ्रपी करती हैं। रितु जी, आप भी थी, आपने बॉम्बे में काफी काम किया है, मुझे पता है, और मैं आपको बहुत लोग पूछते भी हैं, तो मैं आपसे भी बहुत इंस्पायर हुई थी जब मैंने देखा था। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो लेडीज हैं, जो काम करना चाहती हैं पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। TWCO या TWWO उनको देता है। साथ में गरीबों के लिए, जैसे सर्दी बहुत है तो वहां पे ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिनको नीडी है, सबको नहीं कर सकते पर कुछ लोगों को तो हम कर ही सकते हैं। कभी जैसे लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोगों को फूड नहीं मिल रहा था, तो फूड पैकेट्स अरेंज करे थे। हमारे हरियाणा सर्कल में बहुत सारे लोगों को फूड पैकेट्स अरेंज किए गए थे। बिहार में भी बहुत सारे लोगों को के फ्री टेस्ट भी करवाए गए थे, फूड पैकेट्स भी दिए गए थे। इसी तरीके से बॉम्बे में भी काफी कुछ काम हुआ था। हालांकि बॉम्बे में इस टाइम थोड़ा कम काम हो पाया क्योंकि वहां पे कोविड का ज्यादा इम्पैक्ट था। मगर बाकी सारी इंडिया में हर जगह कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली हो रहा था। उड़ीसा में बहुत कुछ हुआ था, पंजाब में हुआ है, तो ऐसी सारी हुआ है, और वो हम सब जुड़े हुए हैं एक प्लेटफॉर्म पे। व्हाट्सएप को हम अपने सोशल मीडिया को इस चीज के लिए बहुत प्रेज करना चाहेंगे, क्योंकि उसने हमको छोटी सा, मतलब इतने बड़े दायरे को छोटे में समेट लिया है। तो हम लोग अपनी अपनी जो एक्टिविटीज है उनको शेयर कर पाते हैं। तो सब लोग जहाँ पे भी अगर कोई ऐसी सोशल वर्क करते हैं तो वो अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, और उनको हम लोग सबको दिखाते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। तो टेलीकॉम वुमेन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली सोसाइटी
और साथ में हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ्स के लिए बनाई गई है। आप वाइफ्स को भी अपलिफ्ट करते हो, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देते हो, साथ में सोसाइटी के लिए कुछ काम जो कर सकते हो वो कर सकते हो। बहुत बढ़िया। देखिए ये जो संगठन है इसके द्वारा हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत जी कुछ सीखा है, और जो जी हम लोगों में कॉन्फिडेंस जी। और जो एक्सपोजर मिल रहा है दिल्ली, हाँ बॉम्बे, या हाँ हम कहते हैं कि देश के प्रत्येक गांव में जहाँ जहाँ जी बीएसएनएल की रीच है वहाँ जी वहाँ जी। हमारा टेलीकॉम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी है। हाँ और करीब करीब 28 स्टेट्स में, यूनियन 28 स्टेट। टेरिटरीज में उनकी स्थापना हो चुकी है। और जी छोटे छोटे गांव में जब लोग मिलते हैं और उनके साथ हम काम कर पाते हैं, जैसे मुझे महाराष्ट्र का भी याद है कि काफी हाँ वहाँ पे वो ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। जब हम लोग हाँ। पहुंचे वहाँ पे तो हमने इसको एस्टेब्लिश किया, महाराष्ट्र और गोवा दोनों का चार्ज था। और हाँ करीब 0 से लेके 2000 2,500 हाँ महिलाएं हमने 36 जिलों जी में जोड़ी जी और जी। काफी काम किए, जिसमें बहुत हमारे बहुत। उस समय जो नेशनल प्रेसिडेंट थी मिसेस तृप्ति श्रीवास्तव, हाँ उनका जी, बहुत सहयोग रहा। वाकई और में उन्होंने उस बहुत किया टाइम है। भी, जी, तो उस टाइम भी हम लोगों ने शुरुआत करी थी बॉम्बे में की, हाँ खास बताना चाहूंगी। फिर धीरे धीरे हाँ गोवा वालों को जोश आया, नागपुर, पुणे, हाँ नासिक, और हाँ। बहुत छोटे छोटे शहरों से भी ऐसे से जब खबर आ रही हम्म, कि हम एक थीम देते थे हर महीने की ये कार्य करने हैं, तो सब हाँ। लोग उसी को करते थे और बहुत ही आनंद का अनुभव करने लगे। हम हम्म। लोगों ने अपनी वेबसाइट भी बनाई, हमने जी जी। कैलेंडर निकले, तो काफी हाँ काम हुआ। और हाँ। हमेशा TWCO से पूरी हम लोगों को हम्म, आजादी है कि क्या जी आप कुछ भी आप काम करिए, उनको हमेशा हाँ सपोर्ट करते हैं, जी अप्रिशिएट करते हैं। तो हाँ। इस वजह से हम लोग बहुत अच्छे काम कर पाए। तो ये एक बहुत बिल्कुल ही प्यारा ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल। जिसकी आप आज हेड हैं। और जी जी मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करेगा जी आपके। जी। और हम्म, अभी पिछले साल आपको याद होगा ये जनवरी के महीने में ही स्प्रिंग फेस्ट में हमारी मुलाकात हुई थी जी मुंबई हाँ जू जी में। हाँ। जी जी। तो वो भी एक उसको बहुत तो भूल ही अद्भुत नहीं सकते। कार्यक्रम था। और उसको हम्म, देख के काफी मेरे ख्याल पहले से भी ऐसे फेस्टिवल्स या फेयर महिलाओं के द्वारा, सबसे खास बात ये है कि चाहे कोई महिला घर में कुछ छोटा मोटा काम भी करती हो, उसको भी हम हम्म, प्रमोट करते हैं, जी बाहर की हाँ। महिलाओं को भी बुलाते हैं। तो ऐसे काफी प्रोग्राम, जी काफी कार्यक्रम पूरे हम्म, भारत में हो रहे हैं। और जी आपके जी नेतृत्व में हम उम्मीद करेंगे कि एक नई ऊंचाइयां छुएगा हमारा दूरसंचार महिला कल्याण संगठन। जी तो बिल्कुल। मंजरी जी आप ये बताइए, आपके सामाजिक कार्य इतने बढ़िया हैं, आपकी एजुकेशन इतनी बढ़िया है, आपने इतने काम किए हैं, आपने अपने आप को पहचाना कि आप कंपेयरिंग कर रही थी जब, जी जी तो जी दिल्ली जी की तीज तो बड़ी फेमस है। दिल्ली में जो तीज होती है पूरे भारत में इंतजार होता है उसकी जी जी कार्यक्रम को देखने का। तो जी जी आप ये जी। बताइए कि आप इसके सिवा पेंटिंग्स भी करती हैं, हाँ। है ना? तो आप हम्म। उसके विषय में बताइए क्या। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो हमको ये लगी कि यू वर इंस्पायर्ड बाय योर फादर टू राइट। तो बचपन यस। में एक बीज आपके पिताजी ने बोया, और जी डायरी राइटिंग बहुत हाँ। अद्भुत चीज है। जी 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 तो जी। आपको बताइए कि किस प्रकार से आपने अपना ये पेंटिंग का शुरुआत की है, इसके बारे में हाँ हमें बताइएगा। बिल्कुल बताते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं स्केचिंग का तो मुझे केवल उतना ही पता था कि डायग्राम ड्रॉ करना, पर हाँ मुझे उस टाइम समझ में आ गया था कि मुझे स्केच करने में रुचि है। तो मगर उस टाइम मैंने कुछ किया नहीं, ना कोई फॉर्मली मैंने सीखा। पर जब यहाँ पर मैं इसका श्रेय TWCO को और मिसेस तृप्ति श्रीवास्तव को देना चाहूंगी, क्योंकि हम दोनों के शौक इस आर्ट से बहुत, मतलब हम दोनों के बहुत मिलते हुए शौक हैं। उनको भी आर्ट का शौक है, मुझे भी आर्ट का शौक है। उनको भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज करने का शौक है, हम मुझे भी था। तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग एक आर्ट क्लास, सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं अब इस एज में, जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो शायद वो टाइम निकाल पाए, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने एक आर्ट सर को अपॉइंट किया 2019 जुलाई में। और वो मतलब उनका ऑलमोस्ट जाने का टाइम था, मतलब शी वाज लीविंग TWCO, पर उनको स्टिल मैं उनका तारीफ करूंगी कि उन्होंने पूरी शिद्दत से कहा नहीं, इसको हम लोग शुरू तो कर ही देते। हम लोगों ने शुरू करा और एक सर आए, उन्होंने हम लोग को सिखाना शुरू करा। मगर उन सर से ज्यादा शायद हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके सीखा। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता था। वो कोई चीज हम लोग को देते थे कि आप ड्रॉ करके लाइए, अगले दिन सुबह तक हम लोग एक के बजाय 2 चीजें ड्रॉ कर लेते थे, दूसरे से मांग लेते थे कि भाई तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो पिक्चर। तो वो सर हैरान रह गए कि आप लोग इतनी फास्ट आप लोग करते हैं,
खैर हम लोग सब लोग उसी तरह से इवॉल्व हुए। फिर मैंने उन्हीं के स्केचिंग मुझे आती थी, पर मुझे पेंटिंग का सच में बहुत ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता था। और अब एक्रिलिक पेंटिंग में, पहले ऑयल पेंटिंग होती थी तो डिफरेंट थोड़े अलग होता, सूख जल्दी जाता था, अलग से होता था उसको, मतलब पूरा ड्राई होने में टाइम लगता है। एक्रिलिक डिफरेंट एक मीडियम है, तो उन्होंने वो सिखाया और बाकी लोगों ने भी बताया कि किस तरीके से उसमें हम लोगों ने कभी नाइफ, कभी फिंगर से हम लोगों ने पेंटिंग करी और नई चीजें ट्राई करी और हम लोग वहाँ पे सीखा। हालांकि हम लोगों ने बहुत कम टाइम सीखा, वो थोड़ा सा टफ टाइम सबके लिए था। बीएसएनएल भी थोड़े से प्रॉब्लम में जा रहा था, तो सबके हस्बैंड्स बिजी थे, मैं भी पर्सनल वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम था सबका। सेकेंडली हम लोग अपने घरों में भी बिजी रहते हैं, तो मगर उस टाइम जो मैंने शिक्षा ली, जो मुझे मिला है वो शायद अनमोल था और लोगों का साथ मिला, लोगों ने मोटिवेट किया, हम सब ने बहुत कुछ सीखा। 5-6 महीने वो चली क्लासेस, उसके बाद तो फिर आपने को सबको पता ही है कोविड का टाइम आ गया था, लॉकडाउन हो गया, मगर हम लोग जी तब तक हमारे दिमाग में ये आ गया था कि हम किस तरीके से करना है। उसके जो ये नेक्स्ट लास्ट ईयर है जो 2020 ने बहुत कुछ लिया है तो बहुत कुछ दिया भी है, क्योंकि आपको अपने को एक आत्म मंथन का आपको टाइम मिला। बिल्कुल हम सही बात। क्या होता है कि जब हम लोग घर में लोगों के बीच में होते हैं तो हम अपने को कभी इवेल्युएट ही नहीं करते हैं, हमको पता ही नहीं होता हम क्या हैं, हम क्योंकि दूसरे कोई के अकॉर्डिंग या तो चलते हैं या फिर दूसरे को ही जज करते रहते हैं। जब आप अकेले होते हो तो आप अपने को जज करते हो, आप अपने को इवेल्युएट करते हो, आप अपने को देखते हो कि आपने क्या खोया क्या पाया। जी जी, नहीं तो ये तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो ये कोविड काल रहा है, ये हाँ सारी महिलाओं के लिए बहुत ही अद्भुत रहा है, क्योंकि जी हम जी अपने आप से कनेक्ट हो पाए हाँ और एक डिविनिटी, जो आप जी आर्ट, म्यूजिक एंड कल्चर से जब जुड़ते हैं तो एक जी जी डिवाइन फीलिंग होती है। जी 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 तो उसकी वजह से जो ये हम्म, कोविड काल को हम साहित्यकार के रूप जी में बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम एग्जैक्टली जो व्यर्थ की भागदौड़ कर रहे थे जीवन में, वो हाँ थोड़ी दूर हुई। हम घर थोड़ी में दूर बैठे अपने ऊपर फोकस किया, अपने हाँ टैलेंट को उभारा। और इसी जी तत्वाधान में मैं आप शेयर करना चाहूंगी कि पिछले साल मेरी माँ, मैं और मेरी बिटिया जो कैलिफोर्निया में है, जी हाँ हम तीनों ने गुड मिलकर एक परिकल्पना की थी साहित्य, संगीत, कला से संबंधित बहुत सारी जी लाइक माइंडेड क्रिएटिव लेडीज को जोड़ने की। जी जी उसके जी बाद ये कोविड काल आ गया, तो हमने त्रिवेणी नामक एक संस्था शुरू करी, जिसमें आप भी उसमें सदस्य हैं। जी हाँ और बहुत बहुत उसके आपका ये आभार। सिंबल भी लगा हुआ है, ये देखिए, जी हाँ इसमें साहित्य, संगीत एवं कला को डिनोट करता हुआ एक टी है ये, जी है ना, जी जी इसमें बुक है, बिल्कुल वेद है और हाँ संगीत की वीणा है, और कमल जो है वो इसका सरस्वती जी कला का प्रतीक है। जी जी तो जी साहित्य, संगीत, कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणीना, तृणम न खादा न पी जीवमाना तद भाग देयम वाह परमम पशु। तो जो ये हमारी संस्कृत की एक श्लोक है, वो सारी बातें कह देता है कि मनुष्य हाँ पशुओं से ऊपर कैसे है। और मनुष्यों में भी जो महिलाएं हैं, उनका ये मतलब मेरे ख्याल ज्यादा सहृदय होती हैं, ज्यादा बड़ी हाँ कलाकार होती हैं, तो वो हाँ इन सब चीजों से जुड़कर अपने बहुत आत्मिक आनंद का अनुभूतियां होती हैं, जी अलौकिक जी आनंद मिलता है। जी तो जी आपको भी यही अनुभूति हुई, आपने जो भी पेंटिंग सीखी। जी आप जी ये बताइए कि आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, यू हैव अ हाँ ब्लॉग, तो आप देखिए क्या क्या करती हैं, इतना समय कहाँ से पाती हैं, और अपने ब्लॉग के विषय में बताएंगी। मैंने आपके जी ब्लॉग पढ़े हैं, बहुत खूबसूरत ब्लॉगिंग है। थैंक यू तो सो मंजरी मच। जी बताएं। हाँ जी ऋतुप्रिया जी बहुत बहुत थैंक यू। शायद त्रिवेणी ने मैं करती तो बहुत ये थी, पर त्रिवेणी ने मुझे मौका दिया कि दुनिया के सामने मैं आ पाऊँ, क्योंकि घर में रह के तो मैं करती रहती थी, पर आपने मुझे कहा, इंसिस्ट किया कि जुड़ो आप। मगर वहाँ आके मुझे लगा कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कितनी खूबियां हैं, तो हम उनके साथ अगर जुड़ेंगे तो हम और भी शायद अमीर हो जाएंगे और एजुकेट अपने को कर लेंगे। खैर आई एम रियली थैंकफुल टू त्रिवेणी। दूसरी बात, जो आप ब्लॉगिंग की बात कहती हैं, बहुत देखिए लिखने का शौक था, पर हमारे पास अगर हम कहें कि हर चीज के लिए हम बुक अपनी छापे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जी 4 चीजें आपके लिए उसकी यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मैटर। ब्लॉगिंग क्या, सेकेंडली उसको कोई किसी को हमको कहना पड़ेगा यू शुड परचेज इट, तो सब लोग नहीं परचेज आपको करेंगे। ब्लॉगिंग ऐसा है कि आपने खोला, आपने उसमें डाला, जैसे ही डाला लोगों के पास लिंक भेजा, उनके पास टाइम है तो उन्होंने पढ़ लिया, नहीं तो बाद में पढ़ लिया।
और डिजिटल मीडिया का बेस्ट उपयोग किया है आपने। एग्जैक्टली तो मेरे पास इतनी एनेक्डोट्स हैं, इतनी मेरी इतनी, और मैंने थोड़े से हाफ रिटन मेरे नोट्स रखे हुए हैं जिनको मुझे अभी पूरा करके ब्लॉग्स पे डालना है, अपने ब्लॉग पे डालना है। तो मैंने वही करना शुरू किया। पोइट्री तो मैं फेसबुक पे डाल देती थी, ये शौक था। तो एक काव्यालय नाम के ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ, उसने भी बहुत मुझे आगे वो करा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे कवि हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि और अच्छा लिखो, क्योंकि आप थोड़ा सा कॉम्पिटिशन होता है। फिर मगर जब मैंने जब ये ब्लॉग का मुझे आइडिया आया, जब मुझे किसी ने सजेस्ट किया, तो मैंने ब्लॉग पे लिखना शुरू किया, मुझे उसके बहुत अच्छे रिव्यूज आए। फिर उसी को मेरी एक कजन है इंडोनेशिया में, उसने मुझे बहुत अच्छी सिंगर है, उसने मुझे प्रेरित किया कि आप अपनी आवाज में टेप करके आप डालिए, तो लोगों को और इजी हो जाएगा। तो मैंने अपनी चीजों को फिर आवाज देनी शुरू करी, शायद क्योंकि जैसे ही आप उसको कोई चीज को सुनते हो, तो आप चलते फिरते काम करके सुन के आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। उसमें भी मुझे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले। अभी बहुत ज्यादा चीजें, अभी बहुत ज्यादा नहीं डाले मैंने, 5, 6, 7 हैं, बट मगर उसके मुझे रिव्यूज इतने अच्छे मिले, लोगों ने मोटिवेट किया। लोग मैसेज करके कहते हैं जब बहुत दिन हो जाते हैं, मंजरी वेयर इज योर नेक्स्ट, व्हेन योर नेक्स्ट ब्लॉग इज कमिंग, कब तुम्हारा नेक्स्ट यूट्यूब पे आ रहा है? You have good followers and fan following. Very no, nice. No, not much, but yes, I'm really lucky and rich that I have got many good people who are there, like you also. You are also there. तो ऐसे बहुत लोग अच्छी बात है कि घर में बैठ के आप अपनी टैलेंट का सदुपयोग कर पा रहे हैं, और ये कोविड काल में बहुत मौका मिला कि हम अपने ऊपर फोकस कर पाए। और बहुत सारे आपको देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं, हमको भी मोटिवेशन हो रहा है। हम ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, पर मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि ये ब्लॉगिंग बहुत, बच्चे अक्सर बोलते हैं क्योंकि बच्चे तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। और जो हमारी लोक संस्कृति है ना, लोक कलाएं हैं, लोक गीत हैं, इन सबको हम बच्चों तक कैसे ही पहुंचा सकते हैं, है ना? उनके तरह से, उनके माध्यम से पहुंचाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अभी नीरज आर्या जी कबीर की दोहे को किस प्रकार से एक बैंड के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमको भी, जो आप काम ब्लॉगिंग कर रही हैं, या हम लोग भी फेसबुक या बहुत सारे डिजिटल मीडिया को यूज कर रहे हैं। अभी हमने भी त्रिवेणी में ये प्रयोग किया है काफी, कि डिजिटल मीडिया के द्वारा देश विदेश करीब 80 लेडीज को जोड़ा है। और इंडोनेशिया है, वियतनाम है, अमेरिका है, हॉलैंड है, श्रीलंका, तो इतने सारे और भी बहुत सारे देशों से लोग जुड़ते हैं। एंड हम बहुत सारी चीजें सीख पा रहे हैं और अपनी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंजरी जी, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है और ये पूरा हफ्ता महिलाओं को समर्पित है, तो मैं 2 कविताएं सुनाना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप इसको सुन के कुछ अपनी स्केचिंग करें। तो मेरी 2 कविताएं हैं, एक है, उसका नाम है, उसका टाइटल है रंग है स्त्री। तो जहां जहां महिलाएं होती हैं वहां रंग होता है। आप कल्पना कीजिए कि महिलाएं नहीं है तो कहाँ रंग होगा। तो रंग है स्त्री। तो अब हम आपको त्रिवेणी के दर्शक और फेसबुक पे जो भी हमारे साथ लाइव जुड़ा है TWCO से, उनके समक्ष एक जुगलबंदी प्रस्तुत करते हैं। एक नया विचार है, एक नया हम लोग का एक कल इजाद किया हमने बातों बातों में, कि हम कविता पढ़ेंगे और मंजरी जी लाइव उसमें पेंटिंग करेंगी। तो रंग है स्त्री, उमंग है स्त्री, खुश रंग है स्त्री, तरंग है स्त्री, सेंदूर की लाली बिंदिया में सजाली, सेंदूर की लाली बिंदिया में सजाली, रंग है स्त्री, उमंग है स्त्री, माणिक की लाली हार में गढ़वाली, माणिक की लाली हार में गढ़वाली, रंग है स्त्री, उमंग है स्त्री, मेहंदी की लाली हाथों में सजाली, मेहंदी की लाली हाथों में रचाली, रंग है स्त्री, खुश रंग है स्त्री, माहुर की लाली पाँव में सजाली, माहुर की लाली पाँव में सजाली, रंग है स्त्री, खुश रंग है स्त्री, काजल की टिकुली नजर टोटका बचाली, काजल की टिकुली नजर टोटका बचाली, रंग है स्त्री, खुश रंग है स्त्री। अब देखिए फगुआ आने वाला है, तो टेसू के फूल हमारे मध्य प्रदेश में तो पूरे में खिल चुके हैं, और ये टेसू के फूलों से जो रंग बनता है वो प्राकृतिक भी है और बहुत ही शरीर को, त्वचा को
फायदा करता है। तो उससे पहले जमाने में होली खेलते थे, अब हमने पुनः उससे खेलना शुरू कर दिया है। तो टेसू की लाली चुनरी में रंगाली, टेसू की लाली चुनरी में रंगाली, रंग है स्त्री उमंग है स्त्री। अब देखिए अन्नपूर्णा है हमारी स्त्री, तो भोजन की थाली अन्नपूर्णा सी सजाली, भोजन की थाली अन्नपूर्णा सी सजाली, रंग है स्त्री खुश रंग है स्त्री। फूलों की रंगोली द्वारे पे सजाली, फूलों की रंगोली द्वारे पे सजाली, रंग है स्त्री तरंग है स्त्री। और त्योहार भी तो हमारे बिना अधूरे हैं, तो दीपों से दिवाली और रंगों से होली सजाली, दीपों से दिवाली और रंगों से होली सजाली, रंग है स्त्री उमंग है स्त्री, खुश रंग है स्त्री तरंग है स्त्री। तो इस रंग बिरंगी स्त्री, जहाँ स्त्री है वहां बहुत रंग भी है, सुंदर। अद्भुत रंग है। और अब मैं एक कविता आपके समक्ष अवश्य प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो समर्पित है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और मंजरी जी स्केचिंग कर रही हैं, पेंटिंग कर रही ये हैं, देखिए, साथ में जुगलबंदी चल रही है। ये देखिए, क्या बात है, क्या बात, अरे वाह, क्या सुंदर, देखिए क्या कलर्स आए हैं। अर्धनारीश्वर। बहुत ही अर्धनारी, सुंदर मंजरी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या थैंक यू बात सो मच। आपने बनाया है। और मैं आप लोगों को समक्ष ये बताना चाहूंगी कि ये फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग हमारी इंदु झुंझुन, डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बैंगलोर से कर रही हैं, और उनकी अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की संस्थापक अध्यक्ष हैं, और बहुत ही अद्भुत काम कर रही हैं। डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला का भी हम रूबरू में जल्दी ही पेश करेंगे उनका इंटरव्यू। तो आज जो आपने पेंटिंग बनाई है मंजरी जी, हाँ जी, उसके लिए मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी कि बिल्कुल। आधी दुनिया का पूरा सच, आधी दुनिया का पूरा सच, आधी दुनिया यानी नारी आज भी कुपोषित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अशिक्षित। आधी दुनिया यानी नारी आज भी कुपोषित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अशिक्षित। पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को देवों के देव महादेव, पूरी दुनिया को देवों के देव महादेव देते संदेश, पूरी दुनिया को देवों के देव महादेव देते संदेश। नारी का सम्मान बढ़ाने, नारी का सम्मान बढ़ाने धरते अर्धनारीश्वर भेष, नारी का सम्मान बढ़ाने धरते अर्धनारीश्वर भेष। तो जब अर्धनारीश्वर का भेष धारण करते हैं महादेव और ये संदेश देते हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए अर्धनारीश्वर की आपने स्केचिंग करी, स्त्री के रंगों की आपने स्केचिंग की है इतनी फास्ट, बहुत खूबसूरत। तो आपको दर्शकों ये जुगलबंदी अच्छी लगी होगी, पेंटिंग और कविताओं की। तो ये हमने एक नया प्रयोग किया था, और बहुत ही आनंद आ रहा है मंजरी जी आपसे रूबरू में। और जी, त्रिवेणी के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है फेसबुक द्वारा। और जी, मंजरी पुरवार जी जो कि अध्यक्षा है दूरसंचार महिला केंद्रीय संगठन नई दिल्ली की, और TWWO की नेशनल प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। तो मंजरी जी आपसे हम अब आपके स्पेशल जो आपको एक शादी के बाद जो आपको बहुत अच्छी अच्छी आपने पढ़ाई की, उसके बारे में हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आप कुछ सजेशंस देंगी। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को अपनी जीवन से बहुत सारे मिथ को दूर करना पड़ेगा कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस टाइम नहीं खाना। जैसे कि हम लोग को ये पता होता है कि हम लोग को फल जो है हम शाम के बाद नहीं खाना, ऐसी कोई बात नहीं है। फल को आप कभी भी खा सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि आप बहुत देर भूखे हैं तब आप फल मत खाइए, ठीक है? कुछ आपका थोड़ा-सा आपने कुछ खाया हुआ है तब फल खाइए। रात में हम कहते हैं कई बार कि नहीं आप दही खा लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं रात में दही की प्रॉब्लम ये होती है कि दही एक हैवी है, जो अगर आपने रात में लिया है ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा एक बोल ले लिया है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उससे एसिडिटी हो जाती है, तो इसलिए हमको रात में दही नहीं खाना चाहिए, ठीक है?
कई बार हमको जी। ये लगता है कि हम लोग जो है अगर सूजी खा रहे हैं तो हेल्दी है। नहीं, सूजी भी वही है जो आप गेहूं है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही चीज, मतलब एक ही सा पहले भी होता तो है। सेम ही होता है। हाँ, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं आ गया है। आप कई बार हम सोचते हैं कि हम गुड़ खा रहे हैं, तो गुड़ ठीक है, शुगर नहीं, गुड़, हनी, शुगर सब इक्वली जो है हार्मफुल है, सब में शुगर है, सब शुगर डेंस है। बस ये होता है गुड़ में थोड़ा आयरन होता है क्योंकि जिस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होती है, और हनी में चूंकि फ्रक्टोज होता है तो वो उतना जो है आपका वो नहीं है, मगर है सब में शुगर, बल्कि ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब मिथ को सबसे पहले हटाना है कि जब हम सुबह उठें तो हमको पानी पीना चाहिए। आप नींबू पानी मत पीजिए। मैं लोगों को सजेस्ट करूंगी, कई बार लोग हमसे ये कहते हैं कि हम सुबह उठ के क्या नींबू पानी पिए? नहीं, क्योंकि आप रात भर के आपने कुछ खाया हुआ नहीं है, ऑलरेडी आपकी बॉडी सीक्रेट कर चुकी होती है एसिड, तो डाइजेस्ट हो चुका होता है, तो आपका एम्प्टी स्टमक, आप खाली आप सादा पानी लीजिए या मेथी वाला पानी ले लीजिए या धनिया वाला पानी ले लीजिए, पर नींबू पानी मत लीजिए, सादा पानी लीजिए, 2 ग्लास पानी एसिडिटी पिया। बढ़ती है उससे। जी हाँ, उसके बाद फिर अगर आप वॉक करने जाना चाहते हैं तो आप वॉक करने जाइए, तो उसमें कोई एक फ्रूट खा लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप, और वो फ्रूट उस तरीके से जैसे बनाना टाइप का लिया, ठीक है, अगर जिसको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो वो बनाना ले लिया, आपने लिया और आपने वॉक करने चले गए, उसके बाद वॉक करके आए। हमेशा सुबह के टाइम वॉक करना चाहिए। वैसे तो आपको दिन में किसी भी टाइम मिले तो वॉक करिए, बट अगर सुबह के टाइम कर सकते हैं तो खुली हवा मिलती है हमको, उसको, उसका आनंद भी अलग होता है, उसकी फायदे भी अलग होते हैं, और फ्रेशनेस सूर्य एक की आती है। रोशनी भी, सूर्य की जी हाँ रश्मियां जी, भी मिलती हैं। रश्मियाँ भी मिलती है, विटामिन डी जो हमारा एक, हम लोग कहते हैं कि हमको जी बहुत जरूरी है। तो आपने जी। वो लिया, उसके बाद फिर आपने आके चाय पी। चाय आप खाली मत पीजिए, एक बिस्किट ले लीजिए। उसके बाद 9:30 बजे के आसपास आपने जो है ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट हमेशा ऐसा करना चाहिए जिसमें प्रोटीन भी ज्यादा हो और कार्ब्स भी हो। तो रिफाइंड बस आप अवॉइड करिए, मैदे वाली चीजें आप अवॉइड करिए। आपने ले लिया कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, जिसमें आपकी थोड़े नट्स भी होते हैं, म्यूसली भी होती है, सब मिक्स करके आपने लिया। दूध आपने लिया, मगर टोन्ड मिल्क लीजिए, बहुत ज्यादा क्रीम होगी तो आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। हर आदमी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, तो हम उसको नहीं कह सकते कि आपके लिए फायदा है, आपके लिए नहीं फायदा है। कुछ लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो नहीं कर, मोस्टली लोग इतना फैट नहीं डाइजेस्ट कर पाते। तो आपने फिर उसके बाद आपने लिया कोई भी प्रोटीन, कोई भी आपने जैसे दाल छौंक के ले ली, आपने वेजिटेबल सैंडविच ले लिया, तो जो होल व्हीट ब्रेड का, ठीक है, जो एग खाते हैं वो होल एग ले लीजिए। एक होल एग अगर आप लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से उसको खाइए, वो आपको डाइजेस्ट भी करेगा, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। लोग ये कहते हैं कि येलो पार्ट नहीं खाना चाहिए एग का, इज इट ट्रू? ये यही देखिए मिथ है कि येलो पार्ट, अगर आप ज्यादा एग ले रहे हैं तब तो येलो पार्ट है, पर अगर आप एक एग खा रहे हैं तो येलो पार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप पूरा एक होल एग लीजिए, बल्कि वो आपको एब्जॉर्ब कराता है जो आपके न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटीन आपका व्हाइट पोर्शन में होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको होल जी। एग आपने ले लिया। आपने थोड़ी सी सौते वेजिटेबल्स लेकर आपने एक स्लाइस ब्रेड ले लिया, इतना आपने खा लिया। एक छोटा सा मग आपने दूध का ले लिया या फिर बटर मिल्क ले लीजिए, ठीक है। फिर 11-12 बजे के आसपास आपने, चूंकि अगर फ्लूइड आपने नहीं लिया सुबह, तो आपने उस टाइम मट्ठा वगैरह ले लीजिए और कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए या नट्स ले कहते लीजिए। भी है ना कि मट्ठा जो है वो अमृत भोजन है, मट्ठा, आंवला, एग्जैक्टली, ये सब बिल्कुल बिल्कुल, डाइजेशन आपका, पंचकाव्य की हाँ, आपका गुड बैक्टीरिया बढ़ा रहा है वो, आपकी आपकी बॉडी में डाइजेशन अच्छा करता है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद आप जो है फिर आपने दोपहर में खाना खाया। हमेशा आप खाली व्हीट की रोटी कभी मत खाइए। रोटी ऐसी खाइए जिसमें अंदर कोई ना कोई मिलेट्स हमारे जो होते हैं, जैसे ज्वार बाजरा जो हम लोग होते हैं, वो मिले हुए हों। नहीं तो चने का आटा ही मिला लीजिए, तो कम से कम व्हीट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। व्हीट हमारे लिए हमेशा थोड़ा ज्यादा हेवी हो जाता है, तो आपने कुछ मिलाकर कोई एक आपने मिला लिया, सोयाबीन का आटा मिला लिया या चने का आटा मल्टीग्रेन मिला लिया। आजकल आ रहे हैं ना, मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन आ रहे हैं, मैं उसके बजाय सजेस्ट करूंगी कि आप एक एक करके आटा मिलाइए। उसमें क्या होता है, मल्टीग्रेन खाते खाते भी आप एक मतलब आपका टेस्ट अलग सा हो जाता है, फिर आपका मन करता है सादा रोटी खाएं। तो एक दिन आपने कभी बाजरे का मिला लिया, कभी किसी दिन आपने सोयाबीन का मिला लिया। ये हमेशा मैं अपने जितने भी पेशेंट्स होते हैं सबको बोलती हूँ कि आप आटे को, जिससे आपका टेस्ट भी वेरी करता रहे, आपको मोनोटनी ना लगे, आपको खाने में स्वाद लगे कि अच्छा आज मैं इस यह आटा खाऊंगी तो ऐसा टेस्ट आएगा। उसके कुछ कॉम्बिनेशन, बाजरे की दाल, बाजरे की रोटी किसी और सब्जी के साथ, गोभी आलू के साथ अच्छी लगती है, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो आपको खाने में भी अच्छा लगे कि अच्छा आज ऐसा बनाते हैं, है ना। जी जी। वो आपने कर लिया। फिर आपने 4-5 बजे पे आपने कोई चाय ली, अगर जो चाय नहीं लेने का मन है तो बटर मिल्क ले लिया, और फिर से आपने फ्रूट्स लिए, ठीक है। क्योंकि फ्रूट्स को हमको कम से कम दिन में 2 से 3 बार तो मिनिमम खाना चाहिए। तो अगर मान ली सुबह खाया, एक 11 बजे पे खाया, तो एक 4-5 बजे पे खाया, तो आपका फ्रूट का कम से कम एक मिनिमम कोटा तो हो ही गया। फिर आप 7, 7:30, 8 बजे आपको कुछ भी खाना और डिनर करना, बाय 8 o'clock यू शुड फिनिश योर डिनर।
मंचिंग is very करनी हो तो important. हाँ थोड़ा अर्ली हो जाता है, आजकल बट इट्स जैसे वेरी गुड। जैसे भी सुना हमने कि डिनर में बच्चे जैसे डाइटिंग कर रहे हैं तो दे अवॉइड चपाती वीट, तो ये सही है कि हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, तो रोटी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए शाम को नहीं, रात के देखिए डिनर मैं में? ये कहूंगी कि हमारी अगर डाइट में केवल एक चपाती आ रही है तो हमें एक चपाती खा लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 8:30 बजे या 9 बजे या 9:30 बजे आप खाएंगे तो सुबह 9 बजे से पहले आप फिर नहीं खाएंगे, तो हाँ, बॉडी में कुछ होना चाहिए ना, नहीं तो आपकी एसिडिटी होने लगी, नहीं तो आपकी शुगर, फास्टिंग शुगर बढ़ जाती है। लोगों को ये नहीं पता है, जब हम लूज करते हैं वेट और हम खाना कम खाते हैं तो हमारी बॉडी जो काम कम करती है, हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, तो हमारा वैसे ही कैलोरी बर्न नहीं होता है। तो आप अगर खाएंगे नहीं, अगर अपने बॉडी को उतना प्रॉपर मील नहीं देंगे तो बॉडी भी आपकी स्लो हो जाएगी। तो आपको खाना चाहिए जो मील है आपका, एक रोटी खाइए, भले ही आप जो दाल सब्जी प्रोटीन रिच आप कुछ खा ली, न्यूट्री नगेट्स खा लिया, भुर्जी खा ली, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है कम से कम कुछ उसके फूड उसके पास होगा तो वो मेटाबॉलिज्म उसका प्रॉपर रहेगा। सुबह जब आप उठेंगे तो आप एकदम फटीग नहीं होगा, वीकनेस नहीं होगी। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम खाना तो खा रहे हैं, हम रात में रोटी भी नहीं खा रहे, फिर भी हमको जो है बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, हमको ये प्रॉब्लम होती है, पर हम प्रोटीन तो खा रहे हैं, है ना। ये तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई, जी जी क्योंकि जी जी। जनरली आजकल यही हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बस दाल कटोरी पी के सो जाओ और नहीं, रोटी मत खाओ, रोटी हाँ बिल्कुल बंद, ऑलरेडी 2 ही रोटी खाते हैं या 1 रोटी खाते हैं, उसमें भी नहीं हाँ खाए तो यू रियली फील टायर्ड। एग्जैक्टली। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे भी बता रही है, आप जो बता रही हैं हाँ आज, कि मुझे हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि केवल दाल और पालक की दाल मूंग की खा के सोए, तो नेक्स्ट डे सुबह तक बहुत वीकनेस लग रही 2-4 दिन से। हाँ आई थिंक दैट हाँ। इज वन रीजन कि अगर हम अपने जो बचपन से जो डाइट लेते आ रहे हैं उसी को थोड़ा कम करके खाएं, परंतु रोटी बिल्कुल जरूर खाएं। बिल्कुल वेरी बिल्कुल नाइस, बिल्कुल दैट्स अ वेरी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट टिप, आई थिंक वेरी एवरीबॉडी शुड इंपॉर्टेंट। नो। हाँ, यस, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर करना चाहूंगी सारी अपनी लेडीज से, क्योंकि हम लोग को बहुत कॉमन है यूटीआई होना, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये ध्यान रखें कि यूटीआई होता क्यों है, क्योंकि सबको पता है कि पानी हमने कम पिया इसलिए यूटीआई हो गया। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, जैसे ही आप यूरिन आपका मतलब आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसका कलर कैसा है, अगर ज्यादा डार्क येलो हो रहा है तो आप फटाक से पानी पीने लगिए, इस कंडीशन में ना हो कि आपको मेडिकेशन के लिए का सहारा लेना पड़े, तो यू शुड रीहाइड्रेट योरसेल्फ। तो हमेशा कई हम भूल जाते हैं पानी पीना, एसी में बैठे रहते हैं, हम भूल जाते हैं, तो आप पानी अगर नहीं भी पिया है, मान लीजिए हल्की डार्क यूरिन आ रही है, आप गए आपने फिर पानी को फिर से अपनी बॉडी को रिप्लेनिश करने लगे, ओके, तो डाइल्यूशन हो जाता है। जी हाँ, तो फिर आप फिर से आप ठीक हो जाओगे, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर या किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा। और ये कंसल्टेशन की बात से मुझे ये ज्ञात हुआ कि अभी आपने कैनॉट प्लेस में जो अपना एक सेंटर है टीडब्ल्यूसीओ का, वहाँ एक हाँ क्लिनिक की शुरुआत करी है जी टीडब्ल्यूसीओ से, जी 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 उसके जी। बारे में बताएंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, एक बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक जी अच्छा जी कार्य शुरू किया है। जी और जी जी आप बताएंगे इसके बारे में कैसे आपने बिल्कुल। उसके सोचा और कैसे परिकल्पना हुई, किस प्रकार जी से जी। स्थापना किया आपने इसमें? मैं इसका श्रेय बहुत कुछ पहले तृप्ति मैम को देना चाहूंगी, मिसेस तृप्ति श्रीवास्तव को, जी, क्योंकि जी, 2015 में जब मैं ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीशन पे था, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मंजरी तुम क्यों नहीं एक यहाँ पर क्लिनिक स्टार्ट करती हो, तो मैंने तब स्टार्ट भी किया था, पर फिर कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ हुई, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे, तो अगेन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो थोड़े से स्टेबल हो जाए सेटलमेंट उनकी टाइम। पढ़ाई, वो दोनों बोर्ड के एग्जाम्स में बिजी थे, तो मुझे घर पे रहना पड़ा, बहुत कम डिफरेंस है दोनों में, मैं उसकी वजह से मैंने अपने वो डिसकंटिन्यू कर दिया, हालांकि मुझे बहुत उस टाइम बहुत मोटिवेशन मिला था, सब लोग आते भी थे, और एक हमारे पास बहुत अच्छा लोगों का मिलने का एक वो जगह भी हो गई थी, और एक दूसरे को इंस्पायर भी करते थे कि तुम ये आटा खाओ, ये खाओ, एक दूसरे कंपटीशन भी होता था, उसमें बहुत लोगों को फायदा हुआ, कुछ लोगों ने तो 15-20 केजी वेट रिड्यूस किया था। तो अच्छा, आज भी, हाँ आज भी मतलब उस टाइम सर्जरी भी उन लोग की वो हो गई थी, थोड़ा अवॉइड कर ली थी, ऐसे बहुत सारे हुए थे उस टाइम। करीब 6 महीने मैंने करा था, उसके बाद फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद अब फिर से जब कोविड का टाइम खत्म हुआ लास्ट ईयर, फिर सोचा था, मगर फिर कोविड हो गया, तो अब मैंने कहा नहीं, अब तो टाइम आ गया है कि अब हम लोग शुरू कर सकते हैं, और मैं भी इस पोजीशन में हूँ कि अपना थोड़ा टाइम दे सकती हूँ, तो अब इसीलिए मैंने शुरू करा है। और मैं सभी से अर्ज करती हूँ कि अगर जरूरत है तो जरूर आइए, कंसल्ट करिए, बिकॉज अगर आप अपने को इग्नोर करेंगे तो समझ लीजिए फिर आपका अस्तित्व ही डेंजर में हो जाता है, बिकॉज यू शुड इग्नोर योर सेल्फ। हमारी बॉडी, अपनी बॉडी को लव करना चाहिए, यू शुड लव योर बॉडी, उसको चाहे
कोई एज हो, शेप हो, साइज हो, पर उसको प्यार करना लगी। सुबह उठिए, सोचिए, अच्छा ये दिस इज माय बॉडी, इससे मैं पूछती हूँ इसको आज क्या खाना है, अच्छा बर्गर खाना है, चलो इसको कैसे हेल्दीली इसको बर्गर खिलाते हैं। तो उसको सोच के आप उसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए अपनी बॉडी को, उसको फिर पैम्पर करिए और उसको ले जाइए। थोड़े कभी कभी हार्श हो जाइए कि हाँ ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, कभी कभी कहिए नहीं तुमने ज्यादा स्वीट खा लिया तो आज मत खाओ। तो आप उस बॉडी को अपना एक दोस्त समझ के उसको ट्रीट करिए, देखिए एटीट्यूड में चेंज होगा आपकी, कितनी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या बात बोल रही। तो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, यस, एंड पैम्पर योर हेल्थ, योर बॉडी, इट्स अ एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल, उसको बता रही हैं। जी जी। जनरली क्या होता है कि महिलाएं, मैं खुद भी ऐसे ही करती थी, ऐसा लगता है, बच्चे छोटे होते थे तो ब्रेकफास्ट अवॉइड कर दिया, ब्रेकफास्ट जी नहीं कर रहे हैं, टिफिन रखा, ये ऑफिस जा रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, तो बाय द टाइम हमने कहा चलो छोड़ो अभी लंच पे सीधे करेंगे, हमारी डाइटिंग हो गई। हाँ और जी। दैट वाज वेरी वेरी सीरियस थिंग कि वो ब्रेकफास्ट हाँ अवॉइड कर रहे हैं। उससे हाँ क्या होता है कि लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में बन जाते हैं। हाँ तो जी। आप हाँ जैसे जी। न्यूट्रिशन का आपने इतना अच्छा एक क्लिनिक स्टार्ट किया है, जी जी। और महिलाओं को बहुत अच्छी सीख आप बता रही है। जरूरी है कि सबसे पहले जी। स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मन होगा, और अगर आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो ही आप परिवार के ध्यान रख पाएंगे। तो जी अपने जी। को इग्नोर नहीं करो, जो भारतीय महिलाओं की बड़ी खास आदत है, जी। अपने को इग्नोर करना। तो अब लेकिन अब थोड़ा चेंज आया है सोसाइटी में, हाँ, एक तो अवेयरनेस बड़ा अच्छा डेवलप। पॉजिटिव चेंज है कि जी अपने जी। आप को ध्यान देने लगे हैं लोग, और अपने हाँ बॉडी पे अभी अब जैसे कि आप 50+ बहुत सारी महिलाएं हाँ। हमारे साथ जुड़ी हैं, वो हम्म। लगती नहीं है अपनी 50+ हो गई जी हैं। जी 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 तो जी, उसके बिल्कुल। बाद में एक मेनोपॉज प्रॉब्लम भी आता है, हाँ जी तो हाँ जी। उसके विषय में कोई डाइट के संबंधित आपके कुछ हाँ, सजेशंस हैं? देखिए मेनोपॉज एक हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हमको डिजीज से कम उसको एक प्रोसेस को एक अडेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे समझ आप सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी मेनोपॉज होता क्यों है। मेनोपॉज एक हम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब हम लोग प्यूबर्टी हम लोग एज हम लोग आती है तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा जो ब्लड जो डर्टी था उसको हमको एक्सक्रीट करना होता है, हमारी जो जी ओवरीज हैं और जो यूट्रस है वो करता है। तो इसलिए हमारे थोड़ा ब्लड लॉस होता है, इसीलिए हम लोग एनेमिक होते हैं, लेडीज इसलिए टेंड टू बिकम एनेमिक मोर, क्योंकि हमारा ब्लड yes. लॉस ज्यादा होता है, हर महीने हम लोग करते हैं। इस अब क्या हुआ कि जब हमारी एक सर्टेन एज आ गई 40+ पे जब आते हैं तो हमारा मेनोपॉज का साइकिल किसी का 40 पे स्टार्ट होता है, किसी का 45 पे, किसी का इसी 40 से 50 के बीच में प्री मेनोपॉज वाला टाइम आ ही जाता है। पहले जी मेनोपॉज एक्चुअली हुआ करता था 55+ पे, जो मुझे अपने पेरेंट्स अपनी मदर का याद है, बट अभी जो है थोड़ा अर्ली होने लगा है, जो भी रीजन हो हमारी लाइफस्टाइल का होगा। तो 40+ जैसे हुए आपका, क्योंकि हार्मोन्स जो है आपके वो इरेगुलर हो जाते हैं, जो हार्मोन उसको सीक्रेट करता था वो अब नहीं होगा, तो हमारी और वो जो और चीजों को थोड़ा सा हमारी जैसे हम जो एंजाइटी और डिप्रेशन है उसको भी वो केटर करता था, हमको पेपअप रखता था वो हार्मोन। अब अगर हमको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम लोग डिप्रेशन होने लगेगा। तो आप ये सोचिए कि वो हार्मोन अगर नहीं मिल रहा है तो हमको बाहर से हार्मोन लेना चाहिए, नॉट नेसेसरली टेक अ पिल, टेक समथिंग। अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। अगर आपको घर में रह के थोड़ी सी डिप्रेशन हो रहा है, बाहर घूमने लगो, लोगों से ज्यादा मिलने लगो। देखिए हार्मोन ही पॉजिटिव तो है। लोगों से मिले। जी हाँ, आपको पंप ही तो करना है। सपोज आपको किसी में चाबी भरनी है तो बाहर से चाबी ले लो ना, अगर आपके बॉडी में नहीं मिल रही है। इंसुलिन जब हमको नहीं मिलता है तो हम बाहर से लेते हैं कि नहीं, ठीक है। बिल्कुल सही। जब हमें, तो आप हम बाहर से लेने लगे, तो आप वही कोशिश करिए कि जो है आपको जो वो हार्मोन जो प्रोवाइड करता था, आपकी डिप्रेशन को केटर करता था, आपकी बॉडी को एकदम ठीक रखता था, उन सबको ठीक रखने के लिए कई बार लोगों को हेयर ग्रोथ ज्यादा होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, ब्यूटिशियन के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर ज्यादा हो गया ग्रोथ अपर लिप पे, तो आप उसको ठीक कर दो। हम उस टाइम ये तो नहीं कहते कि हार्मोन हमारे निकल रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे, नहीं ना। तो उस हर चीज का कोई ट्रीटमेंट होता है, आप उस ट्रीटमेंट को इसके साथ अपने को जोड़ो। दूसरी चीज, हॉट फ्लैशेस एक बहुत कॉमन है, उसको मैं ट्रीट करने का एक सिंपल तरीका बताती हूँ। जिनको हॉट फ्लैशेस होता है वो बहुत गर्म चीजें ना लें, बहुत स्पाइसी चीजें ना लें, उस टाइम बहुत ज्यादा सॉल्ट भी ना लें, क्योंकि जैसे ही बहुत स्पाइसी फूड होता है वो हॉट आपको वैसे ही जो आपको वो करता है ना, पसीना आ जाता है हमको। तो आप बहुत स्पाइसी चीजें जो आपको जैसे ठंडक देती हो, ठंडी लस्सी हुई है ना, ठंडा बटर मिल्क हुआ, आप उन चीजों को लो। बहुत चाय मत पियो, बहुत कॉफी मत पियो उस टाइम। सबसे पहला तो, और फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खूब सारे खाओ, गर्मियां है तो वाटरमेलन खाओ, खरबूजा खाओ, ठीक है। आप ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाइए, ठंडी ठंडी चीजें खाइए, तो आपकी बॉडी थोड़ी ताजा फील ज्यादा होगी, ठीक है। हॉट फ्लैशेस का आएंगे पर हो सकता है वो थोड़ा कम हो जाए इम्पैक्ट उनका।
ठीक है। और कुछ ऐसी होती है जैसे गोभी है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये वाली चीजें थोड़ी फैमिली जो क्रूसिफेरस होती है थोड़ा सा नुकसान करती है इन सब चीजों के टाइम, तो उसको अच्छा। अवॉइड करिए। हाँ, उसको ओके, अवॉइड करना ओके। चाहिए। बाकी आपको जो है बाकी हमने वही बोला कि आप जो है अगर अपने को पैम्पर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज भी निकालने जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये वाला पैम्पर करनी चाहिए। महिला सप्ताह चल रहा है, बल्कि हम तो कह रहे हैं पूरा जीवन ही महिलाएं हाँ, अपने आप को पैम्पर करें। आप स्वयं जी खुश रहेंगी तो दूसरों को जी, भी खुश रख पाएंगे। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल और बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ज्यादा खुशी मिलती है अपनी सहेलियों के साथ, जी परिवार के साथ। हाँ तो आज आपसे बात करके बहुत ही आनंद आ रहा है मंजरी जी। और मेरे ख्याल अब समय हो चुका है हमारा जी रूबरू का। और जी अंत में मैं आपसे एक मैं संदेश देना चाहूंगी रूबरू के माध्यम से भी, क्योंकि अब अप्रैल का महीना आ गया और आज से ही कुंभ मेले की पेशवाई हुई है। जी तो जी देखिए जी हमारे जो पारंपरिक मेले त्योहार हैं, ये हम्म, सब साइंटिफिक संदेश जी देते हैं। जी जी सबके पीछे बड़ी साइंटिफिक हम्म, एक मिस्ट्री छुपी हुई है, जो हम जी जी डिकोड कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी अब पूरा विश्व आश्चर्यचकित होकर भारत की ओर देख रहा है कि जी ऐसे जी कोविड समय में इतनी अधिक पॉपुलेशन, इतना हम्म, कम मेडिकल फैसिलिटीज में भी भारत ने हम्म, किस प्रकार से कोविड से रक्षा की। और आज जी हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हम्म, अपने को बचा भी पाए, वैक्सीन भी दे रहे हैं, साथ में अपने पड़ोसियों और दूर देशों तक हम वैक्सीन सबको जी प्रोवाइड कर पा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल वेरी प्राउड ऑफ इट। रियली वी दूसरी आर बात प्राउड ऑफ संदेश देना चाहूंगी कि चूंकि जल जीवन है, जल ही जीवन है, तो इस कुंभ का मेला भी आने वाला है। गंगा मैया का गंगा बहुत मैया ही का किनारे तट पे हरिद्वार में मेला लगेगा। हम्म, तो जल हम्म, संरक्षण, जल ही हम्म, जीवन, जल ही कल है, जल ही जीवन का आधार। और जल हम्म, की बूंद बूंद सहेजो, जल से ही चलता संसार। क्या बात है। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। ये जी अभी जी जी विदेशों वाले लोग अभी बनाने लगे। हमारे तो हाँ सदियों से कुएं, जी बावड़ी, हर चीज हम्म, को पूजन का स्वरूप दिया है, नदियों को जी माँ माना गया है। तो जी जी अभी जी से हम अगर बूंद बूंद जल को सहेजेंगे, बिल्कुल वाटर सेव हार्वेस्टिंग वाटर करके, हम्म, सेव वाटर, हम महिलाएं जहाँ खड़ी हाँ जाती है, हाँ वहां से सब काम आसान हो जाता है। जी शायद पुरुष उतनी आसानी से ना कर सकें जितनी महिलाएं बहुत ही सबसे बढ़िया मैनेजर होती हैं, होम जी मेकर्स जी जी होती हैं। और कोई हाँ भी काम कराना हो तो महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती हैं। जी हाँ उनके बिल्कुल पास एक बहुत अद्भुत मैनेजमेंट क्वालिटी है। जी जी तो मैं आपसे अब अंत में एक छोटी सी रेसिपी पूछना चाहती हूँ। कोई हेल्दी सैलेड या कोई हेल्दी डिश आप बताइए जो क्विक रेसिपी हो, और हम्म, उसके बाद हम गुरु गुरु के पटल से देखिए आज्ञा लेंगे। बिल्कुल मैं इसके पहले आपको एक रेसिपी बताऊं उसके पहले मैं अपनी एक छोटा सा आपको कविता आपसे साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी बसंत गया है तो जी जी, कविता तो आपकी बिल्कुल सुनने को हम बैठे हैं। जी तो अब उसके बाद आपको रेसिपी बताती हूँ। नव बसंत क्या सतरंगी बात नभ अनंत छिटकी धूप धानी चुनर ओत प्रोत बसंत ही बसंत। हे क्या बात प्रिय चलो आज फिर से ले लें वही अग्नि के फेरे जो छूट गया है बरसों पीछे उस सप्तपदी पर चलकर अपने सपनों को साथ जीने की बासंती कस्में खाएं। क्या बात है। गोधूली की बेला है क्षितिज के अधरों पर सूर्य मुखी ने मदमाता पीत रंग उड़ेला है। प्रथम प्रणय की सेज को पुष्प सुवासित मंजरियों ने कामदेव से लीला कर चहु ओर बिखेरा है। कम वाह। सिन मयूरी ने ले अंगड़ाई चक्षु कमल से छेड़ दी आमंत्रण की तान। भार का गुनगुन चुगलाए मन बसंत मेह प्रिय पंख पसारे तन बौराए। हे प्रीतम क्यों बनकर निर्मोही सता रहे हो दूर खड़े मदमास में कैसे सहूं प्रिय बिछो की पीड़ा आओ फिर एक बार बांध लो मुझको शब्दों के आलिंगन में। मन क्या मस्तिष्क में कौंध रही है बरस पुरानी यादें जैसे यही दिवस था अनजाना अपरिचित सा मुखमंडल पर छाया वसंत था। कौमुदनी किलक रही थी पद पग में चपलता पतझड़ सी फूट रही थी तन पर श्रृंगार मन कनक कंचन सा मचल रहा था। धधक रही अनल अंदर बाहर विकल्प भाव नन्ही कोपल सा पांव सिकोड़े हौले हौले दे रहा दस्तक सपनों के झंझावत में अटकी मानो गुणी वेथी में चंपा जैसी महक बिखेर इत उत ढाल खोज रही अरमानों के समंदर में क्या आधा फेरा छूट गया। आओ प्रिय वासंती उपवन में यूं अवसर न जाने दे सपनों का गठ जोड़कर साझा साझा बिना शर्त तुम हम एक आध फेरा और लेकर गठबंधन को
पवित्र अग्नि के समक्ष कृष्ण राधा को साक्षी मान पावन बसंत में नव लव को पुष्पित करें। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। इतने आप में इतने सारे टैलेंट्स हैं कि आपको एक अलग से हमें सेशन रखना पड़ेगा कविताओं का आपके साथ। आप पेंटिंग कर रही हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, कविताएं लिखती हैं, आर्टिस्ट हैं। माय गॉड, वी आर रियली प्रिविलेज्ड टू हैव यू। तो मैं भी एक वसंत का दो गीत, एक वसंत का मौसम चल रहा है तो इस नन्हे से गीत से आपको सुनाना चाहूंगी जो मेरा स्वरचित है। जी जी। देखो सखी ऋतु बसंती आई, देखो सखी ऋतु बसंती आई, देखो सखी कली कली मुस्काई, ढाक पलास से फूले कानन, अग्निशिखा से दहकत तन मन, वासंती मुस्काई, देखो सखी वासंती मुस्काई, देखो सखी ऋतु बसंती आई, देखो सखी कली कली मुस्काई। बहुत तो बढ़िया, वासंती मौसम में, बहुत ही सुंदर। वासंती मौसम में पीठ श्रृंगार किया है और सखियों के साथ जो आप मंजरी हैं, और मंजरी का वसंत में जो आविर्भाव हुआ है त्रिवेणी के पटल रूबरू कार्यक्रम में, तो हम बहुत ही प्रसन्न हैं, गौरवान्वित हैं आपको अपने बीच पाकर, और आशा है आपको भी आनंद आया होगा। बहुत और बहुत। आप त्रिवेणी की सदस्य हैं, हम गौरवान्वित हैं पुनः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला का हम बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए टेक्निकली पूरा सहयोग दिया है अभ्युदय संस्थान द्वारा। तो मंजरी जी बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंदु। प्लीज थैंक यू हमारे सारे व्यूअर्स को। थैंक यू ऋतु जी। सारे व्यूअर्स का बहुत धन्यवाद। एवरी लाइव स्ट्रीमिंग का जो जुड़े हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। इंदु जी सुन पा रही हैं हम लोग को? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ, बोलिए। अभी फेसबुक ऑफ हो गया ना? जी फेसबुक बंद हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग। हेलो।